सर अभी हाल ही में आप रिलायंस लीग खेल कर आ रहे हैं, सर उसमें आपके कैप्टन थे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना सर। देखो सुरेश रैना तो मैं टीम मीटिंग छोड़ के टॉवेल में बीकेसी पे भाग गया उनको मिलने। रैना भाई जहाँ बैठे होते हैं उनकी एक सीट छोड़ के ही बैठना है उधर ही, या फिर वो पता है कि ये वही सीट पे बैठने वाले हैं तो जाके पहले से वही सीट पे बैठना है। बस में भी सेम। फिर यूसुफ भाई ने मुझे बुलाया करके इधर आ करके, तो फिर मुझे ऐसे 2-3 स्वीट दे दिया उन्होंने। तो मैं ऐसे खा रहा था, पीछे से सुहास सर आए, किचन में लेके गए और किचन में बताया कि इसका फेस देख लो, ये कुछ भी मंगाएगा इसको नहीं देना है। तो वो बहुत भगाते थे हमको सर। किरण मोरे सर मैच देख रहे थे तो वो मेरी विकेट कीपिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए। उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप बड़ौदा मेरी क्रिकेट एकेडमी है तो उधर आप शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने गोल किया था कि 5 मैच में 500 मारूंगा मैं। तो टाइम पे फर्स्ट गेम मैंने मिस किया था, उसके बाद मैंने 400 किया था 4 गेम्स में कंसेक्यूटिव 100। एक्चुअली मैं जब अंडर 17 में था तो वो मेरा सबसे वर्स्ट ईयर था, क्रिकेटिंग वर्स्ट ईयर था। तो वो टाइम पे फिर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन मुझे 1 ईयर बैन किया था। तो वो जो टाइम था वो 1 ईयर का, वो मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट टाइम था मेरी लाइफ का। तो फिर हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस का क्या। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर शो। ओके, तो शुरू करते हैं कि सर आपका बर्थ सूरत में हुआ बट आपका सारा क्रिकेटिंग जर्नी बड़ौदा में हुआ। ये मतलब इसके पीछे की स्टोरी क्या है? एक्चुअली मेरे फादर भी क्रिकेट खेलते थे और उनको क्रिकेट में काफ़ी शौक था। और जब मेरा बॉर्न हुआ तब से ही वो उन्होंने सोचा था कि इसको क्रिकेटर बनाना है मुझे। तो एक्चुअली जब मैं 12 साल का था तब मैं बड़ौदा शिफ्ट हुआ था, जब 7 स्टैंडर्ड में था। तो वो टाइम पे मैं बड़ौदा शिफ्ट हुआ। उसके पहले गुजरात के लिए मैं क्रिकेट खेलता था। ओके। और उधर भी मैंने 2 या 3 ट्रायल्स दिए बट अनफॉर्चुनेटली सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो जब हम लोग इधर मैच खेलने आए थे तो मुझे याद है एलम्बिक पे मैच था और किरण मोरे सर मैच देख रहे थे। तो एक्चुअली वो टाइम पे मैं विकेट कीपिंग कर रहा था वो मैच में। तो वो मेरी विकेट कीपिंग से काफ़ी इम्प्रेस हुए और हम लोग सूरत से आते थे तो हमारे फादर्स भी हमारे साथ आते थे हमको लेके मैच खेलने। तो किरण सर को ये चीज़ पता थी कि इनके पेरेंट्स भी आते हैं, तो बोला कि इनके पेरेंट्स को बुलाओ। फिर मेरे पेरेंट्स को बुलाया और उनको पूछा सब कि ये कहाँ से खेलता है, क्या है। फिर उन्होंने एक सजेशन दिया कि आप बड़ौदा मेरी क्रिकेट एकेडमी है तो उधर आप शिफ्ट हो जाओ। तो फिर पापा ने सोचा कि इसको हम लोग गुजरात में ऐसे भी 3 ट्रायल में फ़ेल हो चुका था उधर, सिलेक्ट नहीं हुआ था। तो वो टाइम पे एक क्राइटेरिया था, अंडर एज क्राइटेरिया था। अभी तो वो नहीं है। तो वो टाइम पे अंडर एज था, तो अंडर 14 में मैं गुजरात में 2 बार ट्रायल में गया, दोनों बार मैं अंडर एज आया था। तो फिर पापा ने वो टाइम पे डिसीज़न लिया कि इसको एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिले क्रिकेट के लिए, तो मुझे बड़ौदा शिफ्ट किया वो टाइम पे। क्रिकेट के अलावा आपको कौन से स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था? आई मीन अदर स्पोर्ट्स भी हैं वहाँ पे, जैसे कबड्डी है, खो-खो था, फुटबॉल था, बट क्रिकेट ही क्यों? एक्चुअली जब मेरा बॉर्न हुआ था, तो जब से बॉर्न हुआ था तब से ये घर पे एक एटमॉस्फेयर क्रिकेट का ही था। ओके। मतलब फादर भी एक ही गेम खेलते थे और जो एटमॉस्फेयर घर पे अगर टीवी पे भी होगा तो मैच ही होता था। फिर पापा खेलने जाते थे तो उनके साथ खेलना जाना। तो बचपन से ही मुझे जब से बॉर्न हुआ मैं तब से ही एक एटमॉस्फेयर जो मिला है वो क्रिकेट एटमॉस्फेयर ही मिला है, क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर ही मिला है मुझे। सर सबसे पहले किसने पोटेंशियल देखा था? आई मीन कोच ने या फिर फैमिली मेंबर ने कि इसको क्रिकेट मतलब इसका क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट है और देखो पहले से ही बचपन से ही जब एकेडमी जॉइन नहीं किया था तब से मेरे पापा मुझे घर पे खिलाते थे। और पहले मैं एक्चुअली राइटी था। ओके, तो मेरा बड़ा भाई भी क्रिकेट खेलता था ओके। और वो भी बड़ौदा के लिए प्रोबेबल्स तक रहा है वो अंडर 19 में। हुँ, तो जब वो राइटी खेलता था तो पापा को ऐसा लगा कि इसको मैं कुछ डिफरेंट बनाऊँगा। तो मेरे को उन्होंने लेफ्टी बनाया। मैं नेचुरली राइटी हूँ, मैं थ्रोइंग राइटी करता हूँ, बॉलिंग राइटी करता हूँ, लिखता भी राइटी हूँ। तो मेरे को लेफ्टी बनाया गया है, मैं लेफ्टी था नहीं ओह! एक्चुअली। तो वो मुझे एडवांटेज भी बहुत मिला मेरे क्रिकेटिंग करियर में। अगर मैं राइटी होता तो मेबी इतना क्रिकेट नहीं खेल पाता।
तो मुझे लेफ्टी का भी एक एडवांटेज मिला और सबसे पहले पोटेंशियल मेरे फादर ने ही देखा था मेरे अंदर कि मतलब इसमें कुछ है क्रिकेट का पोटेंशियल है तो इसको फिर अच्छे कोचिंग एकेडमी में इनको भेजेंगे करके। तो फर्स्ट मेरे फादर ने ही मेरे में पोटेंशियल देखा था। ओके एंड व्हाट वाज़ योर कोच रिएक्शन जब आप मतलब एकेडमी में एंटर हुए थे, फिर उसके बाद जब खेला था, तो कोच का रिएक्शन कैसा था कि मतलब प्लेयर किस तरीके का है? हाँ, देखो फर्स्ट टाइम मैंने जॉइन किया था जब एकेडमी पापा मुझे लेके गए थे तो छोटा था, बहुत मोटा था। तो चबी था तो वो टाइम पे कोच ने फर्स्ट डे ही मुझे ट्रायल में लिया और बोला कि कल से इनको मत लाना। तो बोल अच्छा। रहे तो बोला ये बहुत चबी है। तो फिर पापा बोले नहीं इसको आप प्रैक्टिस करवाना ही है क्योंकि मेरे जो कोच थे हुँ, बशीर गोलंदाज सर, ओके। वो टाइम पे इंडिया के सबसे बेस्ट बेसिक कोच थे जिसके पास मैंने ट्रेनिंग लिया है। तो बेसिक के लिए वो बहुत ही अच्छे कोच थे। तो उन्होंने बोला कि इसको घर ले जाओ, इसको क्रिकेट नहीं खिलाएँगे हम लोग। फिर मैं घर गया, फिर 2 दिन खाना नहीं खाया क्योंकि खाना इसके लिए नहीं खाया कि मैं मोटा था। तो ऐसा सोचा कि नहीं खाऊँगा तो मैं पतला हो जाऊँगा, तो मैं पतला होऊँगा तो फिर मुझे एकेडमी में एडमिशन मिल जाएगा। फिर 2-3 दिन मैंने खाना नहीं खाया, फिर पापा वापिस एकेडमी लेके गए कि सर आप इसको एक बार देखो तो सही ये कैसा खेलता है ये। फिर मेरा फर्स्ट ट्रायल लिया फिर। तो जब ट्रायल लिया मेरा तो उन्होंने मेरा बेसिक्स देखा, तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं ये खेल सकता है, बट इसको हम लोग बहुत भगाएँगे बोल रहे। तो ऐसे मेरा एकेडमी जॉइनिंग हुआ था। सूरत में ही मेरा जॉइनिंग हुआ था एकेडमी। ओके, आफ्टरवर्ड्स आप फिर बड़ौदा शिफ्ट हुए थे। हाँ, फिर बड़ौदा शिफ्ट हुआ था। ओके। सर ये बताइए कि सबसे फर्स्ट टूर्नामेंट आपका कैसा था और कब था सर? मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था जब मैं 10 साल का था हुँ, हुँ। और वो टाइम पे हैदराबाद में गोल्ड ट्रॉफी होता था, जो इंडिया का बिगेस्ट टूर्नामेंट था जिसमें मोहम्मद अज़रुद्दीन, हुँ, हुँ। अंबाटी रायडू, फिर जितने भी बड़े-बड़े क्रिकेटर्स थे, वीवीएस लक्ष्मण, वो सब वो टूर्नामेंट्स में खेलते थे। और मुझे अभी भी याद है वो टूर्नामेंट जब हम खेलने गए थे, हमारी एकेडमी की टीम थी, तो उसमें से सबसे छोटा था मैं। पूरे टूर्नामेंट में सबसे छोटा था और टीम में भी मैं सबसे छोटा था। तो वो हम गए थे हैदराबाद खेलने गोल्ड ट्रॉफी। तो वो टूर्नामेंट हम लोग ट्रेन में गए थे और वो भी लोकल में गए थे हम लोग। हुँ। हम लोग ने 36 आवर्स का जर्नी किया था वडोदरा से हैदराबाद? सूरत से ओके, सूरत से हैदराबाद। हैदराबाद। तो हम लोग 36 आवर्स लोकल में गए थे और उसमें मैं सबसे छोटा था। मेरे कोच जो थे, वो मुझे ऐसे पकड़ के पूरा बैठे थे, मेरे को जाने भी नहीं दे रहे थे, उतना छोटा था मैं और उधर हम लोग 3 गेम खेले थे, उसमें से 2 गेम मैं बाहर बैठा था और मुझे लास्ट गेम चांस मिला था क्योंकि हम लोग क्वालीफाई नहीं हो रहे थे। तो एक लास्ट गेम मुझे चांस मिला था वो टाइम पे। तो वो मेरा मेमोरेबल टूर्नामेंट है क्योंकि वो टाइम पे मोहम्मद अज़रुद्दीन सर और वो सबको हम लोग ने टीवी पे देखा था। तो वो हम लोग उनको लाइव देख के वो बेस्ट एक्सपीरियंस था। सर ये वाला टूर्नामेंट जो था ये आपका विदाउट बोर्ड था, बट बोर्ड मैचेस में आपका कैसा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जो फर्स्ट टूर्नामेंट आपका था? हाँ, मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था अंडर 15 पोली उमरीगर ट्रॉफी। ओके, तो ओके। मुझे अभी भी याद है कि उसमें मैं सिलेक्ट नहीं हुआ था और वो टाइम पे हमारा स्क्वाड बड़ौदा का स्क्वाड निकल चुका था और स्क्वाड के बाद अजीत सरगल करके जो प्लेयर था, हुँ, हुँ। जो इंडिया अंडर 19 भी खेला विराट कोहली के साथ और अभी बीसीसीआई आईपीएल में अंपायरिंग भी करते हैं। तो उन्होंने बाउंसर डाला था प्रैक्टिस में, एक प्लेयर को सार्थक मुंडवा करके प्लेयर था। तो वो प्रैक्टिस मैच के 2 दिन आगे, तो उसको फिंगर में बॉल लग गया था और वो इंजर्ड हो चुका था, फ्रैक्चर हो चुका था। ओह! तो उसके रिप्लेसमेंट में मुझे कॉल आया था। तो ये मेरा फर्स्ट टूर्नामेंट था अगेंस्ट फर्स्ट गेम खेले थे अगेंस्ट मुंबई। तो मैं स्ट्रेट अवे टीम में आया था और मैं प्लेइंग 11 में भी खेला था। तो मेरा डेब्यू हुआ था इंडिया का सबसे बेस्ट ग्राउंड है मोती बाग, हुँ। तो उधर मेरा डेब्यू हुआ था मुंबई के सामने। ओके। सर एक चीज़ मेरे को ऐसे पूछनी थी जैसे कि सबको लगता है जैसे एक कॉल अप आता है, तो सबको ऐसा मतलब प्लेयर्स को लगता है कि कॉल आया इन बीच मतलब पता होता है। बट जो बाहर ऑडियंस देखती है, जब हम बताते हैं कहीं पे कि कॉल आया, तो वो कॉल कैसा होता है? ईमेल आता है, लेटर आता है या फिर मतलब डायरेक्ट कॉल आता है? नहीं, जैसे अंडर 15 में मुझे कॉल आया था, तो वो टाइम पे तो फ़ोन होता नहीं था हमारे हुँ। पास। तो जैसे बीसीए ऑफ़िस से बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन की जो ऑफ़िस होती है, उधर से फ़ादर को फ़ोन जाता है, ओके। जो भी टीम के मैनेजर होते हैं।
वो फादर को फ़ोन करते हैं कि आपका लड़का सिलेक्ट हुआ है, तो आपको सो एंड सो डेट एंड टाइम पे आपको रिपोर्ट करना है। ओके। तो वो ऐसे कॉल आता था। उसके बाद जब मैं रणजी ट्रॉफ़ी में आया तो वो टाइम पे न्यूज़ में आता था टीम, जैसे टीवी 9 गुजराती चैनल थी, उसके नीचे वो स्ट्रिप्स चलती थी, वो स्ट्रिप्स पे वो टीम अनाउंसमेंट होता था। सर आपका ड्रीम डेब्यू जो रणजी ट्रॉफी में आई गेस 2009 एंड 10 में हुआ था एंड उसमें आपके एक मैच में आपको रोलिंग अवार्ड भी मिला था। वो एक्सपीरियंस कैसा था सर आपका? एक्चुअली मेरे लिए जो जब मैंने डेब्यू किया था तो वो एक्चुअली ड्रीम मोमेंट था मेरे लिए, बिकॉज़ वो टाइम पे जो बड़ौदा का रणजी ट्रॉफ़ी साइड था, तो वो फुल ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स, फुल ऑफ डोमेस्टिक मतलब लेजेंड प्लेयरों के साथ मुझे मौका मिला था वो टाइम पे। तो जैसे इरफान भाई हो गए, फिर यूसुफ भाई हो गए, इंटरनेशनल प्लेयर में फिर मुन्नाफ पटेल हो गए, मुन्ना भाई हो गए, फिर अंबाती रायडू वो टाइम पे बड़ौदा से खेल रहे थे। हमारे कैप्टन थे पिनल शाह, वो काफ़ी क्रिकेट खेल के आए थे, जूनियर वर्ल्ड कप खेल के आए थे। फिर कॉनर विलियम्स जो उनके 10,000 रन्स है डोमेस्टिक में, जैकब मार्टिन हो गए। तो वो सबके साथ खेलना एक ड्रीम मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि वो लोग को रिप्लेस करना या उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, वो हमारे लिए बहुत ही एक बड़ा अचीवमेंट था। क्योंकि वो टाइम पे ऐसा था कि रणजी ट्रॉफ़ी अगर आप प्रोबेबल्स में भी सिलेक्ट होते हो, तो वो बहुत बड़ी बात थी। तो जब मुझे अभी भी याद है कि जब मैं रणजी ट्रॉफ़ी डेब्यू हुआ था, उसके पहले हम लोग केन्या टूर गए थे। उधर मैंने काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस किया था और मैन ऑफ द सीरीज़ मतलब बेस्ट बैट्समैन रह चुका था मैं। उसमें यूसुफ भाई भी आए थे, पार्थिव पटेल था, मतलब गुजरात, बड़ौदा और केन्या की जो इंटरनेशनल टीम 2011 वर्ल्ड कप में जो खेली थी, तो वो भी थी। ट्रायंगुलर सीरीज़ हम लोग खेल रहे थे, उधर भी मैंने 100 किया था। फिर इधर आके जो डोमेस्टिक से पहले जो गेम्स होते थे, साइड गेम्स, उधर भी मैंने काफ़ी स्कोर रन्स किया था। तो उसके बाद मुझे मौका मिला था अ, टीम में आने के लिए। सर आपने इतने सारे प्लेयर्स के नाम लिए मतलब सारे लेजेंड्स और वर्ल्ड क्लास प्लेयर। वो एक्सपीरियंस कैसा था जब आपने उनको सामने कितने बड़े स्टेज पे देखा? हाँ, मतलब मैंने इन लोगों के साथ काफ़ी ड्रेसिंग रूम शेयर किया है और उनको देखा भी है, उनकी मेहनत भी मैंने देखी है। जो मतलब इरफान भाई हो गए, यूसुफ भाई हो गए, अंबाती रायडू हो गए, मुनाफ पटेल हो गए, फिर पिनल शाह हो गए, जितने भी पुराने क्रिकेटर्स थे, कॉनर विलियम्स हो गए, जैकब मार्टिन्स हो गए, मतलब उनका हार्ड वर्क भी हम लोग ने देखा है। तो वो जब क्रिकेट ग्राउंड पे जब आते थे, तो वो मतलब उनको 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा उनको कुछ भी टाइम नहीं दिखता था। वो इतना मेहनत करते थे, ताकि वो टाइम पे ऐसा था कि वो लोग इंटरनेशनल टीम को रिप्रेजेंट करते थे इंडिया के लिए। उनको कोई भी कंपल्सरी नहीं था या नहीं आते तो भी वो लोग चलते थे वो टाइम पे। फिर भी वो लोग एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते थे। वो एवरीडे जब तक डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होता था, वो पूरे टाइम पे आ जाते थे, पूरे डिसिप्लिन में वो लोग प्रैक्टिस करते थे और उनको देख के हम लोग ने काफ़ी सीखा है कि डिसिप्लिन कैसे रखना है हमको लाइफ में और क्रिकेट में। ये सारे के सारे सर बड़ौदा में जैसे हम खेलते थे, तो ये बेसिकली मतलब कौन से ग्राउंड में करते थे ये लोग पहले? मोती क्योंकि बाग, पहले एक ही ग्राउंड था। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ क्योंकि ग्राउंड था, बट प्रैक्टिस मोती बाग पे ही होता था। पूरा बड़ौदा ऑफिस ये सब पूरा मोती बाग पे ही था। अभी तो इरफान सर का मतलब जो भी मतलब अभी कैब्स भी खुल गया है। वो दूसरी जगह है कैप्स वही का, मैं कह रहा हूँ वो तो अब वो चेंज उनका कर दिया तो एकेडमी मोती बाग, दूसरी। बट अभी भी तो फेमस तो है उधर ही मोती मतलब। बाग में मतलब पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट डोमेस्टिक ग्राउंड है। मतलब उनके जैसा ग्राउंड नहीं है पूरे इंडिया में। जो इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं है, उसको छोड़ के सबसे बेस्ट ग्राउंड है इंडिया का। ओके। मतलब जैसे कोटम भी हो गया तो हाँ। इंटरनेशनल, वानखेड़े इंटरनेशनल, चिन्नास्वामी इंटरनेशनल। तो मोती बाग कैसा है, वो इंटरनेशनल ग्राउंड नहीं है, डोमेस्टिक में सबसे बेस्ट रणजी ग्राउंड है। ट्रॉफीज और उन सब के लिए वुमेन्स या क्रिकेट वगैरह के लिए मतलब भी। पहले खेलते थे, हम्म। बहुत पहले मतलब 80s में, ओ और उसमें विवेन रिचर्ड्स और वो सब वो अच्छा, खेलते थे। खेल के गए हैं यहाँ पे? हाँ, खेल के गए मोती बाग पे। सर हम अपने इतने सारे मैचेस खेले, रणजी ट्रॉफी रिप्रेजेंट भी किया, तो कोई एक ऐसा मैच जो आपके दिल के बहुत करीब है? हाँ, एक जो मैच था, हम लोग नैरोबी खेल रहे थे, तब मैंने रणजी ट्रॉफी डेब्यू नहीं किया था और वो टूर्नामेंट मेरे लिए काफ़ी क्रूशियल था, क्योंकि वो टूर्नामेंट से हमारा रणजी ट्रॉफी का सिलेक्शन होने वाला था। तो केन्या का इंटरनेशनल साइड था और वो टाइम पे केन्या का टीम अच्छा साइड था उनका। तो उनके सामने हम लोग खेल रहे थे और बड़ौदा 30 फॉर 4 थे।
और वो हमको मैच बचाना था, मतलब ड्रॉ निकालना था। तो उधर से मैंने 100 किया था और 100 करके मैंने वो पूरा गेम ड्रॉ किया था। तो वो मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट इनिंग था, क्योंकि बेस्ट इसके लिए था क्योंकि इसके पीछे भी एक स्टोरी है। जो मेरे फादर थे, उन्होंने आज तक मुझे कभी भी वेल प्लेड नहीं बोला है। ओह! तो वो एक ही दिन था कि वो दिन मेरा शाम को बात हुआ था उनके साथ, तो उन्होंने बोला था कि वेल प्लेड करके। तो मैं इतना जितना भी साल क्रिकेट खेला, उन्होंने एक भी बार मुझे वेल प्लेड नहीं बोला था। उसको मैं पॉज़िटिव लेता था वो चीज़ को, कि मतलब वो उसके सन को बोल रहे कि और हंगर दिखा, मतलब स्कोर करने के लिए। तो वो एक अच्छी चीज़ थी मेरे पापा में, कि मतलब कभी भी वो मुझे ऐसा नहीं बोलते थे कि यस बस हो गया, नहीं, अभी और करना है तुझे और करना है। तो वो मुझे उससे एक मोटिवेशन मिलता था कि यार नहीं, मैं पापा को कब खुश करूँगा, कब। तो वो एक ही ऐसा मोमेंट था मेरे लाइफ़ में, मैं इतना साल क्रिकेट खेला 25 इयर्स, तो एक ही इनिंग ऐसा था या एक ही दिन ऐसा था जिसमें मेरे फादर ने मुझे वेल प्लेड बोला था। हाउ डिड यू फील ओवर दैट टाइम? वो टाइम पे मैं इमोशनल हो गया था बहुत, मुझे रोना भी आ गया था वो टाइम पे, कि मतलब आप इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हो और आपने सुना ना हो आपके फादर से मुँह से, या फिर आप सुनना चाहते हो, तो वो मेरे लिए बेस्ट टाइम था और वो इनिंग को कभी मैं भूलूँगा नहीं। सर क्रिकेट इतना बड़ा गेम है, जेंटलमैन्स गेम है उसको बोलते हैं। इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आए, बट कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब ये मोमेंट है जहाँ पे शायद ब्रेक लग सकता है आपके क्रिकेट में? एक्चुअली मैं जब अंडर 17 में था, तो वो मेरा सबसे वर्स्ट ईयर था, क्रिकेटिंग वर्स्ट ईयर था। वो साल को मैं कभी भूलूँगा नहीं लाइफ़ में। एक्चुअली वो टाइम पे कैसा था कि इंटर स्कूल टूर्नामेंट्स होते थे। तो इंटर स्कूल टूर्नामेंट में मैं हमारी स्कूल से एक बार खेल चुका था। हुँ। तो वो टाइम पे रूल्स ऐसा था कि एक्स स्टूडेंट जो होते, वो नहीं खेल सकते। ओह! तो वो टाइम पे मुझे भी पता नहीं था, और जो हमारे पीटी सर थे उन्होंने बोला कि खेल लो करके, क्योंकि स्कूल में 1-2 अच्छे प्लेयर रहते हैं तो वो उनको भी जीतना होता है, तो मुझे खिला दिया था। तो वो टाइम पे फिर बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन मुझे 1 ईयर बैन किया था। हुँ। तो वो जो टाइम था, वो 1 ईयर का, वो मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट टाइम था मेरी लाइफ़ का। वो टाइम पे मुझे प्रैक्टिस करने को भी मन नहीं होता था। फिर ऐसा करे कि आगे क्या करूँगा मैं? फिर वो टाइम पे मेरे फैमिली, मेरे फ़ादर, मेरे मदर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और फ़ादर मुझे एवरी टाइम वो टाइम पे मुझे एवरी अ, दिन मुझे वो सपोर्ट करते थे कि ये क्रिकेट ख़त्म नहीं हुआ है, ये 1 साल है, 1 साल के बाद तू वापस कमबैक करेगा करके। तो उन्होंने वो टाइम पे मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो मेरा सबसे वर्स्ट ईयर था, जब मुझे 1 साल क्रिकेट खेलने को नहीं मिला था। ओके। सर अभी हमने बात की जैसे कि आपके फादर ने और मदर ने बहुत सपोर्ट किया, बट थ्रू आउट द जर्नी जो आपका क्रिकेटिंग है, उसमें आपके फैमिली का कितना बड़ा रोल है? फैमिली का देखो, जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मेरा अ, जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया तो मेरे फ़ादर का बहुत बड़ा रोल है मेरे क्रिकेटिंग करियर में, क्योंकि जब मैं छोटा था तो वो टाइम पे उन्होंने 5 साल तक कुछ नो बिज़नेस ना जॉब किया। हुँ, हुँ। बस खाली पूरा दिन जो 24 आवर्स होते थे, वो खाली मेरे पीछे ही उन्होंने दिए, मुझे ही दिए क्रिकेट के लिए। सब उठा के मुझे प्रैक्टिस में ले जाते थे, मुझे क्या करना है, क्या नहीं। फिर जब मैं बड़ौदा शिफ्ट हुआ, तो फिर उन्होंने वापस जॉब चालू किया था। तो तब तक वो उन्होंने 3-4 साल मेरे पीछे ही उन्होंने पूरा क्रिकेट में कुछ भी मुझे प्रॉब्लम ना हो और मुझे बेस्ट दे सके वो, तो वही ट्राई किया है उन्होंने। तो मेरे जितना मेरा फ़ादर ने सपोर्ट किया है, उतनी मेरी मॉम ने भी सपोर्ट किया है, क्योंकि एक 12 साल के बच्चे को अगर मदर से दूर रहना पड़ेगा, तो वो आप सोच लो कि उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा। तो वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है, जब मैं सूरत से शिफ्ट हुआ था बड़ौदा हॉस्टल में, हुँ, हुँ। तो टाइम पे मेरी मदर को बीमार हो चुके थे, वो उनको 104 फ़ीवर था वो टाइम पे। अच्छा। तो उनका भी जो रोल है मेरे क्रिकेटिंग करियर में वो बहुत बड़ा है। एक मेरा ब्रदर है, तो मतलब एक हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे हॉस्टल के बाद, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी सँभाला वो टाइम पे, क्योंकि मैं छोटा था। तो जब तक वो रहा, मेरा भाई मेरे साथ रहा, तो वो टाइम पे भी उसने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया है। क्योंकि
घर से बाहर रहना एक इन एज ऑफ 13-14 तो वो बहुत डिफिकल्ट है। अभी के टाइम में आप देखोगे तो हॉस्टल्स और फैसिलिटीज़ इतना बढ़ चुका है। वो टाइम पे उतना हॉस्टल फैसिलिटी नहीं था। आप देखो तो हम लोग तो हमारा एक घर है, तो हम लोग घर में अकेले ही रहते थे 2 भाई। तो खाना मैनेज करना, फिर कुछ भी हो पैसे जो घर से भेजते थे उसमें ही पूरा महीना मैनेज करना। तो वो सब डिफ़िकल्ट टाइम था बट मेरे फादर, मदर, मेरा जो फैमिली है उसने कभी भी उनके डिफ़िकल्ट टाइम पे मुझे नहीं देखने दिया कि उनका डिफ़िकल्ट टाइम चल रहा है। मुझे जो चीज़ चाहिए था मैंने डे 1 से क्रिकेट में बेस्ट चीज़ यूज़ की है। मेरा सामान भी इंग्लैंड से आता था। तो मेरे फादर की उतनी कंडीशन नहीं थी वो टाइम पे। फिर भी मेरे फादर ने एक भी चीज़ मुझे ओरिजिनल से कुछ भी पहनाया नहीं। जैसे मेरे शूज़ है तो शूज़ मेरे लंदन से आते थे। मेरे पैड्स होंगे तो पैड्स मेरे लंदन से आते थे। तो उन्होंने जो भी बेस्ट दे सकते हैं एज़ अ फादर तो उन्होंने मुझे पूरे पूरे क्रिकेटिंग करियर में वही किया है उन्होंने मेरे लिए। सर आप रणजी ट्रॉफ़ी में अच्छा परफ़ॉर्म भी कर रहे थे। फिर एक फ़ेज़ आया जब आप ड्रॉप आउट हुए। सो वो स्टोरी क्या थी सर उसके पीछे? मैं रणजी ट्रॉफ़ी जब खेला था तो फर्स्ट सीज़न मेरे 450 प्लस रन थे। तो दूसरे सीज़न मुझे एक लिगामेंट इंजरी हुआ था। तो वो इंजरी के बाद मैं प्रोबेबल्स में नहीं था और प्रोबेबल्स में नहीं आने के बाद मुझे वो साल पूरा ड्रॉप किया था। फिर लास्ट मैच था अगेंस्ट बंगाल, सौरव गांगुली दादा इधर आए थे खेलने। तो वो मैच में मुझे वो लोग ने वापस बुलाया था। वापस बुला के फिर मुझे चांस दिया था 15 में, बट मुझे प्लेइंग 11 नहीं मिला था। तो ये जो मैं ड्रॉप हुआ था उसमें मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि किधर ना किधर वो मेरे से भी मिस्टेक्स हो गई होंगी कि वो टाइम पे मैंने स्किल वाइज़ मैं बहुत स्ट्रॉन्ग था। मेरा बेसिक स्ट्रॉन्ग था, मैं स्किल पे काफ़ी मेहनत भी करता था। बट मुझे ल वो टाइम पे मेबी मैंने फ़िटनेस पे ध्यान नहीं दिया हो या फिर मुझे वो टाइम पे कोई अच्छा गाइड करने वाला होता अगर, तो मेरा क्रिकेटिंग करियर एक डिफरेंट लेवल पे जाता। क्योंकि मुझे स्किल वाइज़ मुझे पता था कि आई एम द बेस्ट बट वो टाइम पे मेबी फ़िटनेस या फिर अच्छी संगत आप समझ लो, नहीं हो या मोटिवेशन नहीं हो या फिर इसके लिए मैं अभी के क्रिकेटर्स को यही बोल रहा हूँ कि आपके आजू-बाजू का जो एटमॉस्फियर है, वो बेस्ट रखो। क्योंकि आप जिसके साथ घूमते हो, जिसके साथ रहते हो, तो वो आपका जो माहौल वो हिसाब से सेट होता है। तो मेबी मुझे अभी लग रहा है कि वो टाइम पे अगर मेरे पास एक अच्छा एटमॉस्फियर होता, अच्छे लोग होते मेरे आजू-बाजू, तो मेबी मैं बड़ौदा का फर्स्ट क्लास कैप्टन होता। एंड देन सर फिर ये ड्रॉप की कहानी हमने सुनी थी। कमबैक कैसे किया सर आपने? ड्रॉप होने के बाद फिर लोकल क्रिकेट खेल रहा था मैं 6-7 इयर्स क्रिकेट खेला लोकल क्रिकेट। लोकल क्रिकेट में 6 या 7 साल में से 5 बार मैं बेस्ट बैट्समैन हुआ। ओके। फिर अवार्ड लेने भी जाता था। बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन का जो भी फंक्शन होता था उसमें बेस्ट बैट्समैन का अवार्ड भी लेता था। बट मुझे पता नहीं चांस नहीं मिल रहा था, प्रोबेबल्स में आने का भी चांस नहीं मिल रहा था। फिर 3-4 साल बहुत मेहनत किया उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी कुछ ऐसा करना पड़ेगा या कि जिससे मुझे लोग देखें या फिर मुझे 30 बॉल में 100 करने पड़ेंगे या मुझे 5 मिनट में 500 मारने पड़ेंगे। तो उसके बाद जब हमारा वनडे स्टार्ट हुआ था 2016 में, तो मैंने गोल किया था कि 5 मैच में 500 मारूँगा मैं। तो वो टाइम पे फर्स्ट गेम मैंने मिस किया था, उसके बाद मैंने 400 किया था 4 गेम्स में, कंसेक्यूटिवली? कंसेक्यूटिव 100 तो फिर वापस मुझे बुलाया था। उसके बाद मुझे साइड गेम हुए थे, जेपी अत्रे और वो सब, उसमें मैंने फर्स्ट गेम वापस अगेंस्ट पंजाब 90 नॉट आउट करके मैच जिताया। फिर वापस वही स्टोरी, अनफॉर्च्यूनेटली वापस चांस नहीं मिला। प्रोबेबल से बाहर हुआ, फिर वापस आया, फिर बोला एक लास्ट चांस ट्राई करता हूँ कि मिल जाए। फिर 2 साल वापस बहुत रन किए, उसके बाद 2018 में वापस मुझे चांस मिला। वो टाइम पे कोविड का टाइम था, उसमें 20-20 प्लेयर्स का स्क्वाड रखते थे। वो टाइम पे वनडेयर्स बड़ौदा में ही थे, तो वो टाइम पे भी मैं स्क्वाड में था। वो टाइम पे मुझे प्लेइंग 11 में चांस नहीं मिला। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी आगे अपॉर्चुनिटी नहीं है मेरे लिए, तो फिर 2019 वापस मैं प्रोबेबल्स लिस्ट में आया, तो मैं बीसी ऑफिस गया और उनको बोला कि मुझे कंसीडर मत करो।
क्योंकि अगर आप मुझे आगे चांस नहीं दे रहे हो, तो उससे अच्छा कोई यंग क्रिकेटर्स मेरी जगह पे खिलाओ, तो उसका कुछ करियर या फिर उसको आप अलग नज़रिए से देखोगे। और वो टाइम पे 2018 में मेरे फ़ादर को कैंसर हुआ था। ओह! तो वो टाइम पे मुझे देखना था कि मेरे को खेलना है या फिर मुझे मेरा आगे का फ्यूचर भी देखना है, क्योंकि वो टाइम पे सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे आ चुकी थी। तो वो टाइम पे ऐसा डिसीज़न लिया कि अभी क्रिकेट मतलब प्रोफ़ेशनल क्रिकेट ये जो है एसोसिएशन वाला तो वो नहीं खेलना है करके। ओके। सर एक क्वेश्चन है जैसे कि बीइंग अ एथलीट, बीइंग अ क्रिकेटर, अगर एक कंसिस्टेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं एक बोर्ड के लिए, देन अगर हम सेलेक्ट नहीं होते, 1 सीज़न हमने परफॉर्म किया, 2 सीज़न किया, 3 सीज़न परफॉर्म किया बट फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो व्हाट गोज़ टू अ एथलीट माइंड? मतलब क्या ऐसा चलता है? देखो, एक चीज़ है कि मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ौदा में आप क्रिकेट खेल रहे हो और 2-3 साल परफ़ॉर्मेंस करो, नहीं खिलाएँगे आपको। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बड़ौदा बहुत स्मॉल है, ठीक है? आप 1 सीज़न परफ़ॉर्म करोगे, दूसरी सीज़न नहीं करोगे, फिर वापस तीसरी सीज़न करोगे, तो कोई लेने वाला नहीं है आपको। क्योंकि आप अगर 2-3 साल अच्छा कर रहे हो, तो आपको खिलाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ-कुछ कोई कुछ भी बोले। बट मैंने आज तक ऐसा प्लेयर नहीं देखा है कि 3-4 साल, 5 साल अच्छा कर रहे हैं और उसको चांस नहीं मिला। अभी के क्रिकेट में बोल रहा हूँ मैं। जब हम लोग खेलते थे वो टाइम पे हमारा स्क्वाड इतना हेवी स्क्वाड था, इंटरनेशनल प्लेयर्स इतने थे टीम में, तो उनको रिप्लेस करना, क्योंकि वो लोग जैसे हम लोग हैं यंगस्टर, तो हमको अंदर आना है। जैसे हमारे सीनियर थे जैकब मार्टिन, कॉनर विलियम्स, तो वो सीज़न के हज़ार-हज़ार रन बनाते थे, हुँ, रणजी ट्रॉफी में। तो फिर अगर वो 1000 रन बना रहे हैं, तो हमको कितना बनाना पड़ेगा नीचे? डेफिनिटली ज़्यादा ही करना तो पड़ेगा। वो टाइम पे ये सिस्टम था कि परफॉर्मेंस करके भी खेलने को नहीं मिलता था, क्योंकि हम खुद सोचते थे कि नहीं, हम जो बैठे हैं बाहर वो ठीक है, क्योंकि हमारे सीनियर्स एक एग्जाम्पल सेट करते थे हमारे लिए कि अगर तुमको आना है तो तुमको 2000 रन नीचे बनाने पड़ेंगे। तो वो टाइम पे ऐसा क्रिकेट था। अभी ऐसा क्रिकेट नहीं बचा है। अभी क्रिकेट अभी अभी के बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैं 3 साल से रन कर रहा हूँ, मुझे नहीं खिला रहे, तो बहुत गलत बात है। वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैं तो पूरा बड़ौदा का क्रिकेट के साथ हूँ और मुझे पता है 14, 16, 19, तो अभी अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा है पहले से भी क्रिकेटर्स के लिए। बिल्कुल। एंड सर एक चीज़ ऐसे भी है कि जैसे अब के क्रिकेट में जो यंगस्टर्स हैं, ज़्यादा दे आर बेंडिंग मोर टुवर्ड्स व्हाइट बॉल क्रिकेट। टी20 देख के फैसिनेटिंग उनको इतना लगता है कि बस वही खेलना है। फिर डेज़ की बात करो तो सर डेज़ नहीं खेल पाऊँगा, टी20 खेलना है। उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि अभी के क्रिकेटर्स ने स्ट्रगल ही नहीं देखा है ना। अभी के जो क्रिकेटर है, वो गाड़ी में आते हैं, ड्राइवर के साथ आते हैं एसी में, ठीक है? आके ग्राउंड पे खेलेंगे, खाना-वाना उधर से वो घर पे लंच बॉक्स में दिया होगा। उन्होंने स्ट्रगल देखा ही नहीं है। घर से ही जब एडमिशन लेके आते हैं तो बोलते हैं आईपीएल खेलना है। और जब हमारे फादर ने क्रिकेट खिलाया होगा या क्रिकेट में रखा होगा, वो टाइम पे तो पैसा भी नहीं था। तो वो डेफिनिटली सर। टाइम पे तो खाली बस क्रिकेट खेलना है था ना। वो टाइम पे तो उतना पैसा नहीं था। हमारे आगे वाले के जो सीनियर्स थे उनके पास कम थे, हमारे टाइम पे थोड़ा बढ़ा। अभी तो आप क्रिकेट में देखो सब पैसे के लिए मतलब ऐसा ही सोचते हैं कि बस ये जाएगा आईपीएल खेलेगा, वो 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़ लेके आएगा। बट हम लोग बोलते हैं कि आईपीएल में जितने भी प्लेयर्स हैं, जैसे कोई भी एक्स वाई जेड प्लेयर है, जैसे वैभव सूर्यवंशी हो गया, या प्लेयर्स हम बोलते हैं कि इसको 14-15 इयर्स में इसको प्लेटफ़ॉर्म मिला। बट उधर जाके आपको 50,000 क्राउड के सामने आपको पहला बॉल छक्का मारना है, ठीक है? तो उसका प्रिपरेशन कैसा होगा? उसका प्रोसेस कैसा होगा? उस पे तो कोई देख नहीं रहा है। सीधा हम लोग को सूर्यवंशी के साथ खेलना है। बट सूर्यवंशी क्या करता है, उसने क्या प्रोसेस किया है, वो कितनी मेहनत करता है, वो कितने डाइट पे ध्यान देता है, तो वो सब चीज़ जो अभी के यंगस्टर है वो नहीं देखते। बस उनको खाली व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलना है बस। सर डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके प्राइवेट लीग्स तक आई मीन ये जो ट्रांज़िशन था, ये कैसा था सर? अ, जब डोमेस्टिक क्रिकेट से प्राइवेट लीग में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे अंडर 19 था मैं जब जो टाइम पे, वो टाइम पे से मैंने घर से पैसे, मेरे जो खर्चा था मेरा जो भी इधर रहने का या फिर मैं जो पॉकेट मनी था, वो अंडर 19 के टाइम से मैं घर से नहीं मँगाता था। मैंने 19 के टाइम से बंद कर दिया था। तो जब रणजी ट्रॉफ़ी से ड्रॉप हुआ मैं,
तो फाइनेंशियली भी वो टाइम पे मुझे देखना था कि अगर मैं रणजी ट्रॉफी में नहीं आ रहा हूँ तो पूरा सीज़न मेरा अगर मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो फिर मैं सर्वाइव कैसे करूँगा। तो वो टाइम पे फिर मैं बाहर के लीग्स भी खेलने जाता था, जैसे दुबई में लीग खेलने जाता था, फिर बहरीन जाता था और काफ़ी जगह पे मैं लीग्स खेलने जाता था, डिफरेंट लीग्स। तो वो लीग्स खेलते-खेलते फिर मेरे जो पीआर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके थे सबके साथ, और फिर इधर आके फिर वापस मैं डोमेस्टिक क्लब गेम भी खेलता था। फिर क्लब गेम खेल के मुझे अगर सिलेक्ट नहीं करते थे तो फिर मैं वो वापस वहाँ पर जाता था। उधर से मुझे थोड़ा-थोड़ा पैसा मिलता था, तो फिर वो पैसे से मेरा एटलीस्ट मेरा फाइनेंशियली वो चलता था। तो उसके साथ-साथ फिर मैंने खेलते-खेलते फिर मेरा एक कोचिंग में भी मैंने 2016 में मैं धीरे-धीरे कोचिंग भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्रिकेट के बाद मैं मेरे को यही फ़ील्ड में आना है, कोचिंग फ़ील्ड में ही आना है, तो फिर मैं क्यों अगर जल्दी से ये चीज़ें ना सीखूँ। तो खेलते-खेलते फिर मैं कोचिंग में भी धीरे-धीरे आ रहा था। फिर रणजी ट्रॉफ़ी मैंने रिटायरमेंट लिया, फ़ादर डेथ हो चुके थे, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट लिया। रिटायरमेंट के बाद मुझे एक और अपॉर्च्युनिटी मिला, जो लेजेंड जितने भी रिटायर्ड प्लेयर थे, उनका एक लीग चालू हुआ, तो उसमें मुझे मौका मिला। फिर उधर मैं काफ़ी बड़े नाम के साथ खेला, फिर उसके बाद दूसरा खेला, तीसरा खेला, उसके बाद ऐसा करके मैं अभी 5 टू 6 लेजेंड लीग खेल चुका हूँ अभी, और वो उधर से मुझे एक अच्छा, मतलब मेरा प्लेयर्स के साथ एक अच्छा अ, ट्यून अप हो जाता था मेरा प्लेयर्स के साथ। सर अभी हाल ही में आप रिलायंस लीग खेल कर आ रहे हैं। सर उसमें आपके कैप्टन थे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना सर। सो उसके बारे में थोड़ा बताइए? देखो सुरेश रैना उनको मैं 2004 से फ़ॉलो कर रहा हूँ। वो जब पाकिस्तान टूर गए थे अंडर 19, वो टाइम पे तो किसको पता भी नहीं था। सुरेश रैना कौन है किसको भी नहीं पता था। वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है, इरफान भाई भी वो टूर पे थे। अंडर 19 पाकिस्तान टूर गए थे। इंडिया अंडर 19 वर्सेस पाकिस्तान का टूर था उनका। तो वो टाइम पे टीवी पे मैचेस आते थे अंडर 19 के। तो वो टाइम पे मैंने सुरेश रैना को देखा था फर्स्ट टाइम। तो ओवर द कवर्स एंड जो उनका एटीट्यूड था, वो टाइम पे मार के खेलते थे। तो मुझे बस उनको 1-2 बार देखा स्टार्टिंग से, उधर से ही मैं उनको ही फ़ॉलो कर रहा हूँ। मेरे क्रिकेटिंग आइडल ही वो है। तब तो वो इंडिया भी नहीं खेले थे, उसके पहले की बात है ये। उसके बाद फिर आए वो बांग्लादेश में वर्ल्ड कप खेले, वर्ल्ड कप के बाद फिर इंडिया टीम में उनका सिलेक्शन हुआ था। तो हम लोग अभी भी मिलते हैं, काफ़ी बात भी होता है मेरा फ़ोन पे उनके साथ, और मिलते भी हैं, तो ये इंसिडेंट मैं उनको बताता हूँ। और उनको जितना चीज़ याद नहीं है उनका, उनसे ज़्यादा मुझे याद है। अच्छा। अभी हम लोग मैच में गए थे तो वो बोल रहे थे मैं 2004 में नहीं खेला, मैं 2006 में खेला। मैंने बोला भैया आप 2004 में खेले हो, आप चेक करो आप पाकिस्तान गए थे 2004 में। तो एक वो उनका मुझे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है। वो टीम प्लेयर है और ब्रेव क्रिकेटर, मतलब फ़ियरलेस। वो अभी तो सब मारते हैं ना, अभी तो आप देखोगे आईपीएल में भी सब मारते हैं, हर टीम में। वो टाइम पे वो मारते थे। स्टार्ट उन्होंने किया। उसके पहले हम श्रीकांत सर को देखेंगे, तो वो टाइम पे मारते थे। विवियन रिचर्डसन वो टाइम पे मारते थे, जहाँ पर सब बॉल छोड़ते थे, वो टाइम पे वो लोग मारते थे। तो ये सब एक लेजेंड क्रिकेटर्स के उसमें आते हैं, और मैं उनको डे 1 से फ़ॉलो करता हूँ, जब वो अंडर 19 डेज़ से थे। सर लेजेंड्स लीग क्रिकेट, सर जहाँ पे लेजेंड्स इतने सारे बड़े-बड़े क्रिकेटर्स इंटरनेशनल प्लेयर्स भी खेलते हैं, वो एक्सपीरियंस सर कैसा रहा आपका? देखो सब जब क्रिकेट स्टार्ट करते हैं तो सबका एक गोल होता है कि कंट्री के लिए खेलना है। सबका एक गोल होता है, एवरी क्रिकेटर्स। तो जब रिटायरमेंट दे दिया तो हम कंट्री के लिए नहीं खेल पाए, और उसके बाद जो लोग को हम लोग ने टीवी पे देखा, हमारे आइडल रह चुके, जिसको देख के हम लोग ने क्रिकेट स्टार्ट किया, वो प्लेयर्स के साथ खेलना एक ड्रीम था हमारे लिए। और उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना, ऑफ द फील्ड भी हम उनके साथ बैठते थे, है अभी भी बैठते हैं उनके साथ, उनका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि अनफॉर्च्यूनेटली हम लोग इनको पहले मिल चुके होते, या फिर हमारे जो करंट टाइम था, हमारा जो टाइम पे हम लोग जूनियर क्रिकेट खेलते थे या फिर रणजी ट्रॉफी खेलते थे, वो टाइम पे अगर ये लोग से हम बात करते, ये लोग हमको कुछ ऐसी चीज़ सिखाते जो हमको हमारे करियर में काम लगती।
तो अभी जो भी चीज़ अभी ट्राई कर रहा हूँ मैं कि मैं अभी भी उनके पास हम लोग जाते हैं तो उनके पास मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ। तो वो जो इतनी भी चीज़ है वो मेरे कोचिंग फील्ड में जो प्लेयर्स हैं उनके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ और जो मिस्टेक हमने की है वो हमारे प्लेयर्स ना करें, तो हम वही ट्राई करते हैं और बेस्ट एक्सपीरियंस है उनके साथ रहना। आप नॉर्मल लाइफ में भी आपको बहुत कुछ सीखना है उनसे कि नॉर्मल लाइफ में भी आपको कैसे बात करना है किसी से, खाली क्रिकेट ही नहीं सीखना है उनसे, कैसे बैठना है, किसके साथ कैसे बात करना है, तो वो सब चीज़ देख के काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और गॉड ने ऐसा सेकंड चांस दिया कि रिटायरमेंट के बाद भी एक जो कमी रह चुकी थी, मेरा ड्रीम था कि मैं सुरेश रैना के सामने खेलूँ क्योंकि हम साथ में तो खेल नहीं सकते एक टीम से, क्योंकि वो यूपी से खेलते थे, मैं बड़ौदा से खेलता था। तो हम लोग यूपी से एक मैच भी खेले, तो वो टाइम पे वो इंडिया टीम के साथ थे साउथ अफ्रीका में, तो मुझे मौका नहीं मिला था। अभी अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आप लॉयल हो गेम के साथ, तो आपको किधर ना किधर आपको मौका मिलेगा। चाहे रिटायरमेंट के बाद मिलेगा या रिटायरमेंट के पहले मिलेगा। तो वही है कि उसके बाद भी उनके साथ खेलना मिला। अभी फ्रेंडशिप थोड़ा अच्छा हो रहा है उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, ऑफ द फील्ड भी काफ़ी बात किया। तो ये लोग के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक बहुत कुछ सीखने को मिलता है। डेफिनेटली। सर, अभी के क्रिकेटर्स की बात करें, तो जो जैसे कि पहले होते थे, जैसे आपके टाइम पे होते थे कि हंगर इतना होता था उनके अंदर कि नहीं टीम के साथ ही खेलना है, अगर नए रन स्कोर नहीं हो रहा है फिर भी खेलना है। बट अभी के जो क्रिकेटर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उतना हंगर अब बचा है उनके अंदर खेलने के लिए? हाँ, बेसिकली देखो टैलेंट पहले के क्रिकेटर्स में भी था, हुँ। अभी के क्रिकेटर्स में भी है। ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, टैलेंट अभी के क्रिकेटर्स में भी है। बट जो प्रोसेस से पहले के क्रिकेटर्स चलते थे, जो हार्ड वर्क करते थे, उनको जो हंगरनेस था, हंगरनेस कैसे बनता है? अगर वो प्लेस आपको नहीं मिलता है, तो वो प्लेस के लिए आप फाइट करते हो। अगर आपको प्लेइंग नहीं मिल रहा है, तो वो प्लेइंग के लिए आप फाइट करते हो। आप डोमेस्टिक में रन करते हो। अगर डोमेस्ट क्लब लेवल में आपको नहीं मिल रहा है, तो आप सिलेक्शन गेम जो होते हैं क्लब्स के, इंटर क्लब नहीं, उनके पहले जो सिलेक्शन हुँ। उधर जाके आप रन करते हो। अभी का क्रिकेट कैसा हो गया? अभी ईज़ी चांस मिल रहा है। जैसे अगर कोई बच्चा है, जो अगर मेरी अकेडमी में है, अगर उसको मैं चांस नहीं दे रहा हूँ, वो उठ के सीधा एनओसी लेके दूसरी क्लब में चला जाएगा। क्योंकि क्लब बढ़ने से भी जो क्रिकेट है वो डाउन हो रहा है। डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जब खेलते थे तब 8 क्लब थी, 10 क्लब थी। तो अगर आप सोचो कि पूरे बड़ौदा में 10 क्लब रहेगी, तो 110 प्लेयर होंगे प्लेइंग वाले। तो 110 प्लेयर के बीच में आपको खेलना है। तो आपके सामने भी उतना कॉम्पिटिशन रहेगा, आपकी टीम में भी उतना ही कॉम्पिटिशन रहेगा। हुँ। और वो टाइम पे एक पेरेंट्स बहुत बड़ा रोल है। अगर आप क्रिकेट में आप देखोगे ना तो पेरेंट्स, जैसे मुझे अभी भी याद है हमारे पेरेंट्स मेरे पेरेंट्स थे, तो अगर हम 89 पे आउट होके आते थे, तो हमारे कोच थे दाते सर, हुँ। जो कितने क्रिकेटर्स दिए बड़ौदा को। तो वो हमको बुलाते थे ऐसा करके कि ये क्यों ऊपर मारा, खेलना था ये वो। तो तब फादर को के सामने बात करते तो सीधा फादर बोलते इसको बाहर बिठा दो दूसरा गेम, बोला उसको पता चलेगा। और अभी के क्रिकेट में क्या फ़र्क है कि पेरेंट्स अगर 20 रन भी बनाते हैं, फिर उसको बाहर बिठाएँगे, तो सीधा उठा के दूसरी क्लब में लेके जाएँगे। बट ऐसा नहीं सोचेंगे कि नहीं इधर ही उसको फाइट करने देंगे और उसका क्रिकेट और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। तो ये जो डिस्टेंस हो गया है पहले के क्रिकेट में और अभी के क्रिकेट में, तो उसके लिए प्लेयर्स अभी जो जैसे हम लोग टूर्नामेंट्स खेलते थे, अंडर 19 हो गया या सीनियर, तो जैसे अंडर 19 का हम लोग टूर्नामेंट खेलते थे, सिलेक्शन गेम, तो पूरे टूर्नामेंट में 25 हंड्रेड्स होते थे। अभी आप कंपेयर करने जाओ तो 500 ओनली। तो वो जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज आ गया है। और दूसरा आपने जो बोला व्हाइट बॉल, सबको व्हाइट बॉल खेलना है। बट आप सब देखते हो व्हाइट बॉल में भी बेसिक चाहिए, रेड बॉल में भी बेसिक चाहिए। हम लोग जितने भी पुराने क्रिकेटर्स हैं या फिर वो टाइम के, तो वो अभी भी रेड बॉल क्रिकेट को ही क्रिकेट मानते हैं। ठीक है, हम आईपीएल से इंडिया का टीम सिलेक्शन होता है। अभी इंडिया भी ऐसा बन गया है कि रणजी ट्रॉफी से पिक नहीं करते, आईपीएल से सीधा इंडिया टीम में पिक कर देते। तो वो जनरेशन के दिमाग में भी वही चल रहा है कि आईपीएल खेलना है मुझे। बट जितने भी पुराने प्लेयर्स हैं, आज भी हम ऑस्ट्रेलिया में मैच होता है तो हम 5 बजे उठ के अभी भी टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, क्योंकि वो जो टेस्ट क्रिकेट है, उसका देखने का एक इंटरेस्ट अलग है, वो मतलब टेस्ट क्रिकेट का।
जुनून अलग होता है, एक जुनून पैशन अलग अलग होता है, होता है। पैशन अलग होता सर डोमेस्टिक सर्किट में आपने इतने सारे मैचेस खेले, कोई ऐसा एक इंसिडेंट जो आपको याद रह गया हो? है। डोमेस्टिक में जब मेरा डेब्यू हुआ था कटक में, हुँ, बारामती स्टेडियम पे मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट उड़ीसा। हुँ, हुँ। तो हम लोग मैच खेल रहे थे, तो वो टाइम पे यूसुफ भाई, फिर मुन्ना भाई, वो सब को पता था कि मुझे खाने का बहुत शौक है। मतलब मैंने को स्वीट खाने का बहुत शौक था, अब खाने के बाद मुझे स्वीट चाहिए। तो मुझे अभी भी याद है वो मैच में हमारा बैटिंग आया था फर्स्ट, और मैं कुछ जल्दी आउट हो गया था। और लंच में अ, हमने लंच कर लिया। फिर यूसुफ भाई ने मुझे बुलाया करके, इधर आ करके, तो फिर मुझे ऐसे 2-3 स्वीट दे दिया उन्होंने। तो मैं ऐसे खा रहा था, बोला एक हमारे ट्रेनर थे वो टाइम पे सुहास पवार सर, हाँ। तो उनका नज़र मेरे पे ही रहता था ज़्यादा कि ये क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। तो मेरे को ऐसे साइड पे खड़ा किया वो लोग ने, यूसुफ भाई ने, और बोले, "मैं देखता हूँ, कोई नहीं है, तू खा ले, जितना खाना है खा ले।" फिर मैं खा रहा था वो टाइम पे, तो मैंने ऐसे 2-3 स्वीट्स खाया, और पीछे से सुहास सर आए, और उन्होंने देख लिया मुझे, और देख के बोला, "हाँ, तू पहले खा ले अभी शांति से, फिर हमको भागना है।" तो वो बहुत भगाते थे हमको सर। तो ऐसा इंसिडेंट बहुत सारे हैं कि हम लोग केएससीए टूर्नामेंट होता था बैंगलोर में, मैसूर में, तो वो खेलने गए थे, तो वो टाइम पे मुझे पकड़ के लेके गए सर, सुहास सर, और किचन में लेके गए, और किचन में बताया कि इसका फेस देख लो, ये कुछ भी मँगाएगा इसको नहीं देना है। बोले इसको 1 फुल्का रोटी देना है खाली, और थोड़ा सब्ज़ी देना है। तो उधर होटल में भी खाना मतलब मेरा फिक्स था वो टूर पे कि मेरे को 2 फुल्का रोटी खाना है और थोड़ा सब्ज़ी खाना है। अगर मैंने कुछ पर खाने का, तो देखो मैं बॉर्न ऑफ ब्रॉटन सूरत से हूँ, तो वो खाना तो होगा ही। हुँ। फिर भी मैं क्या करता था, उधर जाके ग्राउंड के पीछे जाके फिर उधर जाके स्वीट खा लेता था। तो 2-3 बार मैं पकड़ा भी गया था सर से, ऐसे पीछे ढूँढने आते थे मुझे कि कहाँ है? तो 1-2 बार पकड़ा गया, फिर मुझे वो ट्रेनिंग करवाते थे, बहुत ट्रेनिंग करवाते थे। तो एक ये भी मैंने बोला कि वो टाइम पे शायद हम लोग ने, मतलब मैंने पार्टिकुलरली मैंने ध्यान दिया होता वो टाइम पे फ़िटनेस के ऊपर, तो मेरा क्रिकेटिंग करियर कुछ डिफरेंट लेवल पे चला जाता। स्किल वाइज़ स्ट्रॉन्ग था, बट स्किल के साथ फिटनेस का भी रोल बहुत बड़ा था वो टाइम पे। अभी तो बहुत ही बड़ा हो चुका है, वो टाइम पे भी स्टार्ट हुआ था कि फिटनेस का भी सब इम्पोर्टेंस उतना दे रहे थे। तो वो टाइम पे फिटनेस में हम लोग मतलब, अरे कौन कर रहा है फिटनेस, मैच आएगी तो हम रन बना देंगे ये, तो वो टाइम पे थोड़ा ध्यान देते तो कुछ अलग होता करियर। ओके एंड सर ये डोमेस्टिक सर्किट की बात हुई बट कोई ऐसा इंटरनेशनल स्टेज पे ऐसा कभी हुआ एलएलसी आपने खेला बाहर की लीग्स भी आपने खेली कोई ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपको बहुत फनी हुआ हो? हमारा अभी गोवा में लीग हो रहा था, तो उसमें रायना भाई बैटिंग कर रहे थे, और अभी उनके सामने तो जाएँगे नहीं, उनका किट देखेंगे नहीं खोल के। तो ऐसे मैं बैठा था बाहर, और उन्होंने ऐसा बैट मँगाया, इशारा किया। तो बोला कोई नहीं जाएगा, मैं ही जाऊँगा उनका बैट लेके। तो फटक से दौड़ के गया, फिर बैट लिया, बैट लेके अंदर भागा और बैट दे दिया उनको। फिर बैट देने के बाद उनका बैट आया, बोला कि बाहर रख दे बैट। मैंने बोला नहीं, ये बैट बाहर नहीं रखूँगा, मैं वापस उनकी किट में रखूँगा। बैट उठाया मैंने, अंदर गया, किट में रखा, और किट में ऐसे देख रहा हूँ मैं कि क्या वो है क्या नहीं? क्या-क्या रखते हैं। क्योंकि मैं ऐसा फ़ॉलो करता था उनको कि वो जो चीज़ यूज़ करते हैं वो मैं चीज़ मेरे को यूज़ करना है। तो ऐसे ऐसे किट में देख रहा था, सब बैट देख रहा था, कौन-सा परफ्यूम है, कौन-सा परफ्यूम यूज़ करते हैं, वो सब देखता था। तो और गोवा में भी जैसे ड्रेसिंग रूम में हम बैठे होते हैं, तो जैसे राइना भाई जहाँ बैठे होते हैं, उनकी एक सीट छोड़ के ही बैठना है उधर ही। या फिर वो पता है कि ये वही सीट पे बैठने वाले हैं, तो जाके पहले से वही सीट पे बैठना है। बस में भी सेम, जैसे उनका पता है कि उनका ये सीट है, तो उनके सामने वाली सीट पे ही बैठना है। तो वो सब एक फ़नी मोमेंट है सब। सर आप अपने आइडल से जब मिले थे तो डेफिनेटली एक फैन मोमेंट होगा आपके लिए सो वो एक स्टोरी कैसी थी सर उसके बारे में थोड़ा बताइए। 2009 में जब हम लोग बॉम्बे खेलने गए थे, हम्म, अंडर 22, तो वो टाइम पे बीकेसी पे हमारा फाइनल चल रहा था अगेंस्ट मुंबई। हम्म। तो वो टाइम पे राइना भाई उधर आए थे, उनका प्रैक्टिस चल रहा था इंडिया टीम का, वो लोग जिम्बाब्वे टूर जा रहे थे, और वो फर्स्ट टाइम कैप्टन बने थे इंडिया टीम के। हाँ। तो वो टाइम पे वो बीकेसी पे प्रैक्टिस कर रहे थे, और मुझे पता नहीं था कि वो आ रहे हैं। तो मतलब कब आ रहे हैं वो नहीं पता था। हमारे एक फिजियो थे उस्मान सर, तो वो रायना के, उनसे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि वो ज़ोनल में, अंडर 16 ज़ोनल में रायना भाई जब छोटे थे तब वो उनके अंडर में थे। तो उन्होंने मुझे अगले दिन बोल दिया था कि कल रायना आ रहा है करके।
तो मैं बोला हाँ आएगा, पर मुझे पता नहीं था कि वो कब आ रहा है। तो हमारा मैच चल रहा था, मैच खत्म हो गया हमारा डे, मतलब 3 डे गेम था, तो उसमें डे 2 खत्म हुआ था, मुझे अभी भी याद है। तो डे 2 खत्म हुआ और हम लोग मैं सावल ले रहा था और सावल लेके टीम मीटिंग चल रहा था। तो मैं टीम मीटिंग छोड़ के टॉवेल में बीकेसी पे भाग गया उनको मिलने। और बीकेसी वेरी रेप्यूटेड क्लब है मुंबई का, जहाँ पे तो फिर वो उन्होंने ज़ोर से आवाज़ दिया टीम वालों ने, "अरे! टॉवेल लेके टॉवेल कहाँ जा रहा है तू?" करके। फिर वापिस आया, फिर टीम मीटिंग थोड़ा-बड़ा, फिर उसके बाद में सीधा उस्मान सर को बोला, "नहीं, मुझे मिलना ही है, मुझे मिलना ही है।" तो फिर वो मुझे लेके गए। तो वो टाइम पे रोहित शर्मा भी बैठा था वो टाइम पे। तो रोहित शर्मा, फिर रैना भाई, वो टेबल पे बैठे थे, ब्रेकफ़ास्ट कर रहे थे, तो फिर मुझे लेके गए। फिर हम लोग बैठे काफ़ी हाफ़ एन आवर जैसा हम लोग बैठे। तो वो टाइम पे उस्मान सर ने बताया कि ये तेरा बहुत बड़ा फ़ैन है करके। तो बोला कि हाँ, तू मेरा फ़ैन है, तो फिर कोई ऐसा मोमेंट बता कि जैसे मेरा कुछ पता है तुझे ऐसा करके? तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे सब कुछ पता है। बोले आप आउट होके आते थे, तो फिर ऐसे बल्ले को ऐसे मारते थे, फिर ऐसे हेयर स्टाइल जो होती थी उनकी ऐसी-ऐसी करते थे, बचपन से ही। तो वो सब इंसिडेंट मैंने उनको बताया, तो बोला यार तू कहाँ से देख के आया ये? टीवी पे तो आता नहीं था ये सब। तो वो टाइम पे उनको भी कुछ लगा कि नहीं यार ये बंदा मुझे बहुत टाइम से फ़ॉलो कर रहा है। फिर उसके बाद वो ज़िम्बाब्वे टूर पे गए, कैप्टन थे। तो मैंने उनको वो टाइम पे भी बोला था कि होपफुली मैं रणजी ट्रॉफ़ी में आऊँगा। मतलब तो फिक्सर तो पहले से ही आ जाते थे, तो हमारा यूपी अगेंस्ट मैच था। तो मैं सोच रहा था कि अगर यूपी अगेंस्ट मैच है तो फिर मुझे मौका मिलेगा खेलने। पर वो टाइम पे वो इंडिया टीम पे ही ट्रैवल करते थे ज़्यादा, डोमेस्टिक खेलते नहीं थे, बहुत कम खेलते थे क्योंकि वो टीम में ही रहते थे इंडिया टीम में। तो वो टाइम पे मौका नहीं मिला था। तो ऐसे वो रोहित वो टाइम पे मुझे अभी भी याद है कि मैं ऐसे सेक्शन कर रहा था और मैंने अ, हुआ क्या कि मैंने फ़ोटो खिंचाया रायना भाई के साथ। तो मैं उतना मतलब एक्साइटेड था यार, तो मैंने वो रोहित शर्मा के साथ फ़ोटो ही नहीं खिंचाया। फिर मुझे याद आया कि यार मेरे को उसके साथ भी फ़ोटो खिंचाना है, तो फिर वो जा रहा था गाड़ी में, गाड़ी के पास पहुँच गया, मैं भाग के बोला यार रोहित भाई आपके साथ भी एक फ़ोटो खिंचाना है करके। तो रोहित भी ऐसे करके वो थोड़ा ऐसे करके हाँ, मेरे साथ फ़ोटो खिंचाना है, ऐसा करके मुझे पूछ रहा था वो। तो मतलब पूरा ब्लैंक हो चुका था मतलब उनको देख के, तो काफ़ी वो एक फ़नी मोमेंट था वो टाइम पे। आपने इतने सारे पेस के साथ खेला, कीपिंग भी करी है, बहुत बहुत बैट्समैन और बॉलर के पीछे। बट कोई ऐसा प्लेयर या बैट्समैन या बॉलर जिसको देख के आपको लगा हो कि नहीं ये बहुत आगे तक जा सकता है? अ, मैं जब 2009 में केएसए टूर्नामेंट खेलने जब गया था, जब मैं रणजी ट्रॉफ़ी नहीं खेला था, डेब्यू नहीं हुआ था मेरा, तो वो टाइम पे कर्नाटक का सेक्रेटरी 11 टीम होता था, कर्नाटक का सेक्रेटरी 11, कि तो उसमें से केएल राहुल आए थे वो हुँ, टाइम पे। तो केएल बैठा था ऐसे ही नीचे ब्रेकफ़ास्ट के लिए, तो मैं थोड़ा जल्दी चला गया था ब्रेक, हम सेम ही होटल में रुके थे। तो मैं उधर उसके साथ बैठा, फिर उसको एक्चुअली केएल के साथ अंडर 19 भी खेला हूँ मैं, तो वो टाइम पे भी केएल राहुल हमारे साथ था। बट उसको देख के लग रहा था कि ये प्लेयर आगे जाके मतलब एक अच्छा क्रिकेटर बनेगा और ये वर्ल्ड क्रिकेट में भी उसका नाम करेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बेसिक था उसके पास और मेंटली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। तो वो क्रिकेटर मुझे डोमेस्टिक में लगा था कि ये कुछ करेगा और इंडिया के लिए खेलेगा। कोई ऐसी स्किल्स उसकी जो सो आपको लगे कि नहीं ये स्किल वाइज़ भी इज़ वेरी गुड? उसका बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग था, वो उसका जो टेक्निक और वो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वो। तो वो टाइम से ही जूनियर क्रिकेट से ही लगता था कि नहीं ये आगे जाके कुछ खेलेगा बड़ा क्रिकेट। सर नेपाल में भी आपने इतने साल क्रिकेट खेला, इतने बड़े-बड़े टूर्नामेंट्स भी खेले उधर, प्लेयर्स के साथ भी खेले, इंटरनेशनल प्लेयर्स भी उधर खेले। सो वो एक्सपीरियंस कैसा था? उसके बारे में थोड़ा बताइए। नेपाल प्रीमियर लीग जब मैं इधर खेल रहा था क्रिकेट, वो टाइम पे जब फ्री टाइम होता था तो फिर मैं नेपाल में लीग्स खेलने जाता था। तो नेपाल में मैं 10 साल क्रिकेट खेला, मतलब हुँ, ऑलमोस्ट मैं 10 टू 12 टूर्नामेंट्स खेला, उसमें से हम लोग 5 टाइम्स चैंपियन भी हुए। हुँ, काफ़ी बड़े-बड़े क्रिकेटर्स के साथ मैं उधर एक्चुअली बड़े क्रिकेटर्स के साथ क्रिकेट खेलना स्टार्ट ही मैंने उधर से किया। ओके। इंडियन प्लेयर्स नहीं, मतलब वर्ल्ड के, जैसे फाफ डु प्लेसी हो गए, फिर एबी डिविलियर्स हो गए, शाहिद अफरीदी हो गए, काफ़ी बड़े-बड़े जो नाम हैं, तो उनके साथ उनके सामने खेला है मैंने
उनके सामने खेल के हम लोग ने चैंपियनशिप भी लिया है। तो वो एक एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था और उधर हमारे एक टूर्नामेंट में हमारे मेंटर जॉन्टी रोड्स भी थे। तो अभी जॉन्टी रोड्स भी मेरे काफ़ी क्लोज़ है और बात होता है उनसे भी मेरा। तो जभी भी इधर आते वर्ल्ड लेजेंड लीग में भी आए थे तो वो हम लोग मिलते हैं और काफ़ी टच में हम लोग। तो उनसे भी काफ़ी सीखना मिला था मुझे कि प्रोफ़ेशनल क्रिकेट कैसे खेला जा सकता है। तो ये एक चीज़ मुझे स्टार्टिंग में मैंने खेलना शुरू कर दिया था उधर 2015-16 से नेपाल में। तो उधर से मुझे पता चला कि प्रोफ़ेशनल क्रिकेट आपको कैसे खेलना है, आपको कैसे सर्वाइव करना है। अगर आपको प्रोफ़ेशनल क्रिकेट लंबा खेलना है, तो आपको कैसे सर्वाइव करना है। तो ये सब प्लेयर्स को देख के काफ़ी कुछ मैंने सीखा और उनसे बात करके मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो उसके लिए ये सब चीज़ जो है मुझे अभी भी मोटिवेट कर रही है कि और 10 साल मैं क्रिकेट खेलूँ। सर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपका आपकी क्रिकेट एकेडमी भी है। सो ऐसे प्लेयर से कोच में मतलब ट्रांज़िशन ये आपका कैसा था मतलब? खेलना उतना ईज़ी है, बट आपको कोई अगर टीम मिल रहा है, आपको अगर कोई क्लब में आप कोच हो या आप कोई क्लब में हेड कोच हो, तो आपको 10 इयर्स से लेके आपको 25 इयर्स तक के जो लड़के होते हैं, वो सबको आपको हैंडल करना होता है। अभी आप 10 इयर्स को क्या सिखाते हो, आप वो 25 इयर्स वाले को नहीं सिखाओगे। तो ये जो एक कोचिंग फ़ील्ड है, वो सबको बहुत ईज़ी लगता है। सबको ऐसा लगता है कि जो अच्छे क्रिकेटर होते हैं, वो कोच बन जाते हैं। तो कोचिंग बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। आपको मैनेज करना है, आपको प्लेयर के उसका मेंटल स्टेटस क्या है, आपको पता नहीं है। आपको उसको हैंडल कैसे करना है, उसका ईगो भी हर्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तो 20-22 साल का लड़के को आप कुछ बोल दो, तो ईगो हर्ट हो जाता है। तो वो भी सब देखना पड़ता है कि इसके अगर काम निकालना है मुझे, तो वो कैसे निकालना है। तो ये सब आपको तभी काम लगता है जब आपने या जूनियर क्रिकेट में या फिर रणजी ट्रॉफी में या क्लब में आपने अगर कैप्टनशिप की हो, तो आपको कोचिंग थोड़ा ईज़ी होता है। क्योंकि कैप्टनशिप में क्या होता है कि आपको पूरा सबको हैंडल करना होता है। जैसे मैं अगर एक 12 साल के बच्चे को कुछ समझा रहा हूँ, तो मैं 18 साल के बच्चे को कुछ अलग से समझाऊँगा, 25 साल से कुछ अलग को समझाऊँगा। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कोचिंग। ये दिखने को बहुत ईज़ी लगता है बट बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है वो। और दूसरा कि जैसे अभी के कोचिंग में कैसा है कि आपको प्लेयर्स को नहीं सँभालना होता है, उनके पेरेंट्स को सँभालना होता है। तो वो सबसे बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। पहले कैसा था कि पेरेंट्स रख के चले जाते थे। अगर प्लेयर्स को रखा, जैसे हमारे फ़ादर थे, तो ऐसे रखा फिर चले जाते थे घर पे। अभी अभी के जो जनरेशन है या अभी जो हम लोग कोचिंग में देख रहे हैं, तो वो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, पेरेंट्स को इन्वॉल्व होना चाहिए, बट उसको क्या करना है, उसको कैसे करना है, तो वो आप कोच के ऊपर भी छोड़ सकते हो ज़्यादा। उसका प्रोग्रेस क्या है, जैसे हमारे उधर भी प्लेयर्स हैं, पेरेंट्स हैं, तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ पेरेंट्स को कि आप उसका प्रोग्रेस पे ध्यान दो। आप उसको बॉलिंग कराओ, आप इसको बैटिंग कराओ, अब इसको ये नंबर पे भेजो, वो नंबर पे भेजो, तो फिर हमारा 25 साल का एक्सपीरियंस का क्या? हम लोग ने पूरा क्रिकेट 25 साल खेला, फिर अभी और 20 साल इसमें रहेंगे, तो ये एक्सपीरियंस कहाँ जाएगा फिर? अगर हम उनके कहने पे ही करेंगे सब कुछ कि इसको ये नंबर पे भेजो, उसको वो नंबर पे भेजो। हाँ, आपको पता होना चाहिए कि आपका बच्चे का प्रोग्रेस क्या हो रहा है। आप कोच के साथ प्रोग्रेस के बारे में पूछ सकते हो, बट अभी का क्रिकेट पूरा डिफरेंट हो गया है। मेरे बच्चे को 2 ओवर कम दिया, क्यों कम दिया मेरे बच्चे को? और क्रिकेट में या कोचिंग में या सिलेक्टर्स में आप सबको खुश नहीं रख सकते। डेफिनेटली सर। तो एज़ अ कोच फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा कि मेरी टीम कैसे जीते, कौन से प्लेयर से जीते। क्योंकि आप सोचो कि 10 साल का बच्चा, 12 साल का बच्चा या 14 साल का बच्चा, वो किसी का दुश्मन तो नहीं है ना। जैसे हम कोच है तो हमारा दुश्मन तो नहीं है, वो तो छोटा है बेचारा, उसका क्या पता है। बट अगर हम लोग वो सिचुएशन पे अगर बॉलिंग नहीं दे रहे या उसको बैटिंग पे नहीं भेज रहे, तो उनको लगता है, पेरेंट्स को लगता है या प्लेयर्स को लगता है कि ये मेरे साथ गलत हुआ। बट अगर गलत ही होना था तो वो टीम में ही नहीं रहता ना, उसको टीम में ही क्यों लेते हम लोग। बिल्कुल सर। तो ये समझना पेरेंट्स को अभी बहुत ज़रूरी है कि कोच का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगा। टीम को जिताना है,
आज हम हमारा क्लब है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि हमारा क्लब कैसे जीते, कैसे फाइनल खेले, कैसे चैंपियनशिप लाए। अगर चैंपियनशिप लाएँगे, तो ही हमारे प्लेयर प्रमोट होंगे, लोग देखेंगे। तो सब कोचेस का एक मेंटली यही होता है, और उसको ब्रेक करना या फिर फेवरिज्म चलाना कि हाँ नहीं, इसको मैं 2 ओवर दूँगा, उसको ये 2 ओवर दूँगा, इसको 1 ओवर कम दिया तो वो बोलेगा कि यार मुझे कम क्यों दिया। तो आप कोचिंग में हो या क्रिकेट में हो या सिलेक्टर हो आप, तो आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। आपने इतने सारे क्रिकेट खेले, इतने सारे प्लेयर्स के साथ खेले, इतने सारे मेंटोर्स आपके साथ रह चुके हैं। आपको क्या लगता है कि मेंटोर्स का रोल कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी एक इंडिविजुअल एथलीट के ऊपर? एक्चुअली मेंटर का रोल बहुत ही क्रूशियल होता है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि जब अंडर 19 लेवल के ऊपर प्लेयर्स जाता है, जब अंडर 23 आता है, सीनियर्स आता है, तो उसको कोच का डेफिनेशन नहीं देते। उसका नाम हो जाता है मेंटर। तो क्योंकि 23 या फिर 24 साल का बच्चा या सीनियर बच्चे को आप टेक्निक पे ज़्यादा काम नहीं कराओगे। आप उसके मेंटरिंग कैसे, वो खराब टाइम से अगर उसके रन्स नहीं हो रहे, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करके उसको आप वो स्टेज से बाहर निकालोगे। अभी जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, गौतम गंभीर, अभी इंडिया टीम के कोच है, ठीक है? तो वो आपको लगता है कि वो विराट कोहली हो गए या फिर रोहित शर्मा हो गए, उनको वो कोचिंग देते होंगे? नहीं, वो मैनेज करते हैं उनको पूरा। जैसे प्रैक्टिस कैसा रखना है, क्या कैसे मैनेज करना है, फिर अगर उनका कुछ एरर होगा, तो वो स्लाइटली एरर पे बात करेंगे कि ये एरर हो रहा है, सिचुएशन पे बात करेंगे, मेंटरिंग करेंगे। अगर कोई प्लेयर्स के रन नहीं हो रहे, तो उसको कैसे मोटिवेट करेंगे वो। तो सीनियर में जैसे 19 के बाद ज़्यादातर रोल कोच का यही रहता है, मेंटर। तो वो कोच एक सब जो निकल जाता है, वो मेंटर आ जाता है फिर। क्योंकि मैंने काफ़ी सीनियर्स टीम के साथ भी मैंने काम किया है, अभी भी मैं मेरे क्लब में सीनियर टीम के साथ भी काम कर रहा हूँ। तो मैं एज़ अ कोच नहीं देखता हूँ, मैं एज़ अ मेंटर देखता हूँ कि मैं उनको बेस्ट सिचुएशन में या फिर बेस्ट जगह पे कैसे ला सकूँ। अगर करंट सिचुएशन है तो उधर से बाहर निकल के उसे अच्छी सिचुएशन में कैसे ला पाऊँ। अगर उसके 3 मैच नहीं रन हो रहे, तो फिर मैं क्या उसको मोटिवेट करके उसको अच्छा परफ़ॉर्म करवा के टीम को जिताऊँ। और अंडर 12 हो गया या फिर अंडर 10 हो गया, तो वो प्योरली कोचिंग होता है। बैट ऐसे पकड़ना है, कवर ड्राइव ऐसे बेसिक्स मारना पूरे है। कैसे हो गए? हाँ, तो टेक्निक पे पूरा काम होता है, क्योंकि आप बेस्ट टाइम है कोचिंग का वही 15-16 साल तक। अगर आप 15-16 साल तक कोचिंग नहीं करोगे, तो फिर आपका बेसिक है वो पीछे आप नहीं करने वाले हो। तो जो भी बेस है वो आप 15 साल के पहले ही बनाओगे। आज अगर मैं बैटिंग कर रहा हूँ, तो मेरा बेसिक वही रहेगा जो मैं 10 साल का था वो कर रहा था। वो चेंज नहीं होगा, वो मरते दम तक आपके साथ ही रहेगा। अगर मैं कवर ड्राइव ऐसा मारूँगा तो वो ऐसा ही रहेगा। वो आप मुझे 50 साल पे भी खिलाओगे तो वो ऐसा ही जाएगा। तो कोच को ये चीज़ भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसे मैंने आपको आगे भी बोला कि अभी के प्लेयर को हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर उनको अपनी लैंग्वेज पता चलनी चाहिए, उससे काम निकालना है, बट उसका ईगो भी हर्ट नहीं होना चाहिए। तो वो सब मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है एज़ अ कोच। अभी भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं, आई मीन नॉट इन बड़ौदा इटसेल्फ, बहुत पूरे गुजरात में और इंडिया में भी, जो परफ़ॉर्म करते हैं बट उनको मौका नहीं मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे टाइम पे उनको क्या करते रहना चाहिए कंटिन्यूअसली? ऐसे टाइम पे देखो, मैंने वही चीज़ आगे भी हमारा बात हुआ, कोचिंग, मेंटरिंग। हुँ, तो जो आपके साथ आपको एक मेंटर रखना चाहिए, जो आपको ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आपको बाहर निकालेगा, और वो भी एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको अच्छा, और वो पॉज़िटिव वाइब्स देगा। दूसरा, मैंने आगे भी हमारा ये बात हुआ कि आप किसके साथ बैठते हो, आप किसके साथ रहते हो, वो आजू-बाजू से आपको पॉज़िटिव वाइब्स आते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, वो ऑलवेज़ अप रहेगा, चाहे आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अगर नहीं भी होंगे, तो आप ऐसा सोचोगे कि नहीं, मैं और ज़्यादा करके आऊँगा। तो आपके जो सराउंडर लोग हैं, आप जिसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, वो पॉज़िटिव वाइब देने चाहिए मेरे हिसाब से। और आपके जो भी मेंटर हैं, तो ये टाइम पे एक मेंटर का रोल बहुत बड़ा हो जाता है कि आप ऐसे प्लेयर्स को, क्योंकि अच्छे प्लेयर्स को तो सब
बैक करेंगे ना कि हाँ ये इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया। जब वो प्लेयर डाउन है उसको आप कैसे ऊपर लाते हो? तो वही सबसे बेस्ट मेंटर है या वही सबसे बेस्ट कोच है जो प्लेयर्स का पोटेंशियल है बट उसका ये टाइम पे परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो वो टाइम पे वो बुरा नहीं हो जाएगा, वो प्लेयर बुरा नहीं है। उसको ये टाइम से उसको कैसे बाहर निकालना है, तो वो टाइम पे आपको सबसे ज़्यादा ज़रूर पड़ेगी मेंटर की, जो आपको एक अच्छा वे दिखाएँगे। और दूसरा, सब बोलते हैं हार्ड वर्क करना है, ऐसे टाइम पे हार्ड वर्क करो, तो वो तो सबको पता है। हार्ड वर्क तो करना ही है, उसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। बट हार्ड वर्क के बाद भी आपको स्मार्ट वर्क भी करना है और हार्ड वर्क करने के साथ आपको कोई समझाने वाला भी चाहिए। नहीं तो आप हार्ड वर्क करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे, सोचोगे कि सक्सेस मिलेगा, ऐसे सक्सेस नहीं मिलता है। हार्ड वर्क कर रहे हो, आप प्रोसेस से कर रहे हो, आपका गोल क्या है? आप ड्रॉप हुए हो, आपके रन्स नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट टूर्नामेंट में आपका गोल क्या है? आपका प्रोसेस क्या है? तो वो जो प्रोसेस है, वो एज़ अ प्लेयर खुद बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस मेंटर हो या कोच हो, तो वो आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाएगा। अभी जैसे मैं अगर खेल रहा था वो टाइम पे, तो वो टाइम पे मैं खुद नहीं बना सकता था। अभी मेरा एक्सपीरियंस आया, फिर मैं जैसे आप अपना बात हुआ कि लेजेंड लीग के साथ, लेजेंड लीग में आप बड़े-बड़े प्लेयरों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो अभी मैं किसी प्लेयर का बना सकता हूँ। तो प्लेयर खुद बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कौन से फ्रेम ऑफ माइंड में होगा वो टाइम पे। बिल्कुल। तो उसको एक ऐसा बंदा चाहिए, ऐसा कोच चाहिए, ऐसा मेंटर चाहिए कि वो उसके साथ बैठे, गेट थ्रू उसके साथ बात करे और उसको प्रोसेस बताए कि हमको ये प्रोसेस से जाना है। सब बोलते हैं हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क सब करते हैं, हार्ड वर्क तो सब करते हैं, बट हार्ड वर्क के साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना है, आपको प्रोसेस भी अच्छा बनाना है, तो आपका परफॉर्मेंस जल्दी वापस आएगा। तो ये सब जो चीज़ है उसके लिए आपको मेंटर एक बहुत बड़ा रोल करता है। जैसे क्लब के बच्चे हो गए, तो क्लब में जो भी कोच रहेंगे, तो वो कोच को एक बच्चे को समझाना है, निकालना है उससे कुछ। अगर मैं कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताऊँगा, तो ऐसे प्लेयर को मैं ज़्यादा रखता हूँ मेरे पास, जिसका नहीं होता है। तो उसको आप कराओगे, तो आप भी एक्सपीरियंस होते जाओगे उतने। जैसे क्रिकेट में खेलता हूँ अभी, तो मैं अभी खेलता हूँ, तो मैं जूनियर्स को बोलता हूँ कि मैं एक्सपीरियंस पे ये है, तो अभी आप एक्सपीरियंस ये सब बोलते हैं कि यू आर एक्सपीरियंस प्लेयर यू है। तो मैं कोचिंग में भी अभी से वो ट्राई कर रहा हूँ कि ऐसे प्लेयर को उठाऊँ कि जिसका नहीं हो रहा है। तो उसको मैं अच्छा करवा के फिर वो मैं उतना एक्सपीरियंस हो जाऊँगा। तो ये सब जो चीज़ है उसमें मेंटर की और फैमिली, जैसे मैंने बोला ना, फैमिली भी बहुत बड़ा डिपेंड करता है कि बिल्कुल। वो टाइम पे आपको फैमिली कैसा सपोर्ट करता है। आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है या खुद ही आपको नेगेटिव वाइब्स देता है। अगर आपका रन्स नहीं हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं बोलना है कि क्लब चांस नहीं दे रहा है, क्लब पीछे भेज रहा है। खराब विकेट है तो तुझे भेज दिया, अच्छे बॉलर है तो तुझे भेज दिया। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग हो गया, तो वो और नेगेटिव होता जाएगा। ठीक है बेटा, रन नहीं हुआ है, मेहनत कर, होगा। क्योंकि पेरेंट्स तो वही बता सकते हैं ना, पेरेंट्स तो बिल्कुल। कैसे टेक्निकली बताएँगे। आज मेरा भी 6 साल का बच्चा है, क्रिकेट खेलता है, मैंने आज तक उसको सिखाया नहीं है। वो भी कितनी बार बोलता है मुझे कि पापा आप पूरे सबको सिखाते हो, मुझे नहीं सिखाते हो। तो लेट हिम एन्जॉय, क्योंकि उसको बाद में तो सीखना ही है ना, 10-12 साल के बाद। ये गेम को हम लोग एन्जॉय नहीं करते हैं। अभी के जो क्रिकेटर्स हैं ना, उसमें सबसे एक वीकेस्ट पॉइंट है कि वो लोग गेम को एन्जॉय नहीं करते हैं। हम लोग, जैसे मैं क्रिकेट खेला, क्यों खेला? क्योंकि मुझे पसंद था। तो अगर वो गेम में आप प्रेशर लोगे, आप एन्जॉय नहीं करोगे, तो वो गेम खेलने का मतलब ही क्या है? तो अभी जो क्रिकेटर्स है ना, उसमें सबसे एक वीकेस्ट पार्ट ये है कि वो गेम को एन्जॉय नहीं करते। ठीक है, सक्सेस हुआ, नहीं हुआ, समटाइम्स यू डिड, समटाइम नहीं कर पाओगे, तो उसको भी नहीं कर पा रहे हो, उसको भी आपको एन्जॉय करना आना चाहिए। जो वही बात वापस मैं आता हूँ हमारे आइडल पे, सुरेश रायना। अगर वो रन नहीं भी बनाते थे, तो भी आप देखो, आप वीडियो देख सकते हो पुराने मैचेस के। वो 0 पे भी आउट होते थे, तो फील्डिंग में सबसे पहले वही जाते थे। अगर कैच अगर पॉइंट वाले ने पकड़ा है, तो वो मिड विकेट से भाग के उसको हाई-फाई देने जाते हैं। तो ये जो चीज़, सबसे पहला सेंचुरी अगर किसी ने सिर्फ सेंचुरी मारा है, तो सबसे पहले नॉन स्ट्राइकर पे वो ऐसे कूदते हैं, जैसे उन्होंने 100 लगाया हो। तो ये सब चीज़ से ऊपर वाला आपको देगा ही देगा। आप दूसरे की सक्सेस एन्जॉय करना सीखोगे ना, तो आप सक्सेस होते जाओगे। सर,
प्लेइंग करियर का इतना आपका रहा, अब धीरे-धीरे ये आप फिनिश अप हो रहा है, फिर कोचिंग में आप आए, तो अब इसके बाद का क्या प्लान है? आई मीन कोचिंग कंटिन्यूअस रखनी है या फिर कमेंट्री वगैरह या फिर कुछ डिफरेंट पूरा? देखो अभी आगे का प्लान तो मैंने आगे भी बताया आपको कि मेरे को क्रिकेट तो कोई भी क्रिकेटर से छूटता नहीं है, तो क्रिकेट तो मैं खेलूँगा ही। जितने भी साल 5 साल खेल सकता हूँ, 7 साल खेल सकता हूँ, 10 साल खेल सकता हूँ, मेरे फ़िटनेस के ऊपर है। हाँ, या बट बेसिकली मेरा एक गोल है कि कोचिंग में मैं अभी जैसे क्लब्स में हूँ, तो मेरा एक गोल है कि कोचिंग में मैं अभी और सीखता जाऊँ, एवरी डे मैं सीखता जा रहा हूँ, प्लेयर्सों के साथ बात करता हूँ, सब कुछ। तो कोचिंग में जैसे एक क्रिकेटिंग करियर में जो भी मेरा मिसिंग रहा या मेरे से कुछ ना कुछ किधर गलती हुई, तो वो कोचिंग में मैं उसको फ़ील करके मेरे को कोचिंग फ़ील्ड में एक अच्छा कोच बनना है, एक अच्छा मेंटर बनना है। और ये सब चीज़ से भी मेरा एक गोल है कि मेरी एकेडमी से, तो वो एकेडमी से मैं बच्चे को एक अच्छे लेवल पे क्रिकेट खिलाऊँ। तो उसको बेस से जो उसको रेडी करना है, तो मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि मैं उससे बेस से उसको रेडी करके आज से 5 साल, 7 साल में एकेडमी से कोई बच्चा ऊपर खेले। और मेरा भी बच्चा खेल रहा है क्रिकेट, 6 साल का है, मेरा भतीजा भी बड़ौदा शिफ्ट हो रहा है, वो 12 साल का है। तो ऑफ़ कोर्स उनके ऊपर भी मुझे काफ़ी वर्क करना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है क्योंकि फैमिली मेंबर्स को तो एक एक्सपेक्टेशन रहता ही है कि भाई वो अपने बच्चे को भी सिखाए, अपने भतीजे को भी सिखाए। तो येस ऑफ़ कोर्स वो अभी मेरा भतीजा अभी 12 साल का है, तो वो अभी बड़ौदा मूव हो रहा है, सेम लाइक मैं जैसे हुआ था आज से 2002 में, तो ऐसे वो सेम आ रहा है फैमिली छोड़ के। तो हाँ, उसके ऊपर भी काम करूँगा धीरे-धीरे ऐज के हिसाब से। फिर मेरा सन क्रिकेट खेलता है, तो फिर अभी तो उसको एन्जॉय करने दूँगा। 14-15 साल तक खेलेगा वो। फिर उसके बाद उसको अगर लगा क्रिकेट खेलना है, तो फिर उसके ऊपर भी वर्क करूँगा अच्छे से। बट मेरा एक गोल है कि मैं एसोसिएशन को और आईपीएल टीम्स और इंडिया को जितने भी बेस्ट प्लेयर निकाल के दूँ, क्योंकि ये प्रोसेस है, टाइम लगेगा इसमें। जी। मैं आज बोलूँगा तो 10 साल में मैं शायद एक प्लेयर दे पाऊँ। तो वो जो प्रोसेस है, उसपे मैं डे बाय डे बेटर होता ट्राई कर रहा हूँ कि मैं बेटर हूँ। और उसके लिए ही मैं ज़्यादातर प्लेयर्सों के साथ बात करता हूँ, सब लीग्स खेलने जाता हूँ, तो कि अगर ऊपर खेलना है तो क्या करना है? कि अभी से लड़के को कैसे ट्रेन करना है? मेरे एकेडमिक्स के लड़के को कैसे ट्रेन करना है ऊपर खिला। तो ये सभी गोल है मेरा आगे फ्यूचर में। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट। डेफिनिटली आपने जितनी सारी एक्सपीरियंसेस बताए मिस्टर आईपीएल के, अपने बारे में, डोमेस्टिक सर्किट और इंटरनेशनल सर्किट के बारे में, जितने लोग देखेंगे ये पॉडकास्ट, कुछ ना कुछ नया उनको ज़रूर सुनने को मिलेगा। अगेन वंस अगेन सर, थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग आवर पॉडकास्ट सर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट टिल द एंड। अब आपको 3 छोटे से काम करने हैं। सबसे पहला, आपको ये वीडियो मिनिमम से मिनिमम एक इंडिविजुअल को ज़रूर शेयर करना है, जिससे हो सकता है कि उस इंडिविजुअल को या जो भी इस वीडियो को देख रहा हो, जिसने देखा हो, उसको एक नया कुछ पर्सपेक्टिव मिले, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिले। और दूसरा, आपको ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन से स्पोर्ट्स के नए-नए इंडिविजुअल को बुला के, उनके बारे में जान के और उनसे कुछ नई इनसाइट्स निकालने के। और तीसरा, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी कमेंट्स हैं, कुछ आपको अच्छा लगा या कुछ ख़राब लगा, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, ताकि हम उसको अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इम्प्रूव कर सकें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद।